स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 4 के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको सही तरह समझ आएगा। तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि नेशनल असम्बली का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर बार वही कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को जो समझेगा वही आंसर सही तरह लिख पाएगा। अब इसका क्वेश्चन भी 3 तरीके से आया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 दफ़ा आया हुआ है कुछ। इसमें पहले पूछता है कि नेशनल असम्बली जो है जी वो लोअर हाउस है, उसने पहले बता दिया लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर है पाकिस्तान में, और एक्सप्लेन करो उसकी कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड इट्स प्रोसीजर टू इनेक्ट द लॉज। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा वो कहता है डिस्कस द कंपोजिशन, इलेक्शन एंड पावर एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल असम्बली। ओके, फिर वो कहता है शॉर्ट नोट ऑन नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली पे शॉर्ट नोट लिख दो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से लिखने हैं कौन से नहीं लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मैं पहली एक बात मेरी गौर से सुन लो। अगर नेशनल असम्बली का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी चीज़ें बीच में लाजमी लिखनी है। इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ नेशनल असम्बली, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, टर्म्स ऑफ मेंबर्स एंड सेकंड लास्ट पे जो है पावर एंड फंक्शंस एंड कंक्लूजन। ये तो पॉइंट्स आपने छोड़ने नहीं है। जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अगर ये क्वेश्चन में पूछे गए तो फिर लिखने हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखने। क्योंकि जो बाकी जितने पॉइंट्स उनकी लेंथ इतनी है कि ऑलरेडी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशंस, अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अगर पूछा गया, इनमें से जो पूछा गया तो फिर लिखना है, अदरवाइज़ इनको नहीं लिखना। टाइम ज़ाया होगा, बाकी क्वेश्चन का भी टाइम ज़ाया होगा, और इस पर सफ़े भरते रहोगे तो वो कोई अजीब सी चीज़ हो जाएगी और भी टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता टाइम ज़ाया हो, मैं कहता हूँ बाकी क्वेश्चन भी क्लियर हो और ये भी क्लियर हो जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो कहते हैं नेशनल असम्बली व लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली नेम्ड और टर्म मजलिस शूरा, इसका नाम रखा गया था पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का। इस द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेचर है, ये फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेचर है, मुश्तमिल है, कंसिस्ट है सेनेट पे, अपर हाउस, नेशनल असम्बली और लोअर हाउस। नेशनल असम्बली जो कि लोअर हाउस है बट इट इज़ मोर पावरफुल दैन द सेनेट। अभी पावरफुल कैसे है ये इसकी पावर और फंक्शंस में पता चलेगा ये पावरफुल कैसे है। अब रेलिवेंट प्रोविजंस वही लिखने हैं जो जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी होंगी उसी के रेलिवेंट प्रोविजंस लिखने हैं। जैसे भी 51, 51(6) से और 52, 53 और सो ऑन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब डेफिनेशन ऑफ नेशनल असम्बली, द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन ओवरसाइड, यानी लेजिस्लेशन को सुपरविजन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी उसकी और रिप्रेजेंटेशन करेगी। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ये इलेक्टेड बाय द पीपल है एंड प्ले की रोल इन द कंट्री गवर्नेंस। इस एग्जाम्पल डेफिनेशन सॉरी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अब कंपोजिशन ऑफ नेशनल असम्बली, अब नेशनल असम्बली हमें पता है 336 मेंबर पर मुश्तमिल है, लेकिन वो डिफरेंट प्रोविंस और डिफरेंट टेरिटोरीज़ पे मुश्तमिल है। तो वो कौन कौन से हैं वो कहते हैं द मेंबर्स एंड द सीट्स, सॉरी यहाँ पे सीट्स नहीं था, यहाँ पे सीट्स लिखना था, वेरी सॉरी मिस्टेक हो गया। द मेंबर्स एंड द सीट्स ऑफ प्रोविंस और टेरिटोरी, कौन कौन सी, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी, विच और सॉरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं यार, विच और एज फॉलोज, ए और ई और इज़ नॉट ओ और, इस विच और एज फॉलोज लिखना था। ओके, तो ये छोटी सी मिस्टेक निगलेक्ट कर देना यार। फिर कहता है पंजाब में जो है जी, इन पंजाब देर आर 141 जनरल सीट्स वेयर एज द रिजर्व सीट्स फॉर वुमेंस आर 32। और सिंध में कहता है 61 जनरल सीट्स हैं वेयर एज द रिजर्व सीट्स फॉर वुमेंस आर 41। ये बिल्कुल आपने इसी तरह ही लिखना है। ओके, ये बहुत ईजी तरीका है और ये याद भी हो जाएगा। अब KPK में वो कहता है 45 जनरल सीट्स हैं वेयर एज द वुमेन सीट्स जो है जी रिजर्व सीट वो 10 है। बलोचिस्तान में वो कहता है 16 जनरल सीट्स हैं वेयर एज द रिजर्व सीट वुमेन ऑफ 4 है। इस्लामाबाद में वो कहता है 3 जनरल सीट्स हैं, सिर्फ 3 जनरल सीट्स है, वुमेंस की सीट इसमें नहीं है। फिर वो कहता है देर आर ओनली 10 सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम ऑल प्रोविंसेस, सारे प्रोविंसेस से अगर इकट्ठे किए जाए तो सिर्फ 10 नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी सीट्स हैं। सो देर फोर इस सब को कैलकुलेट किया जाए तो टोटल हमारे पास 336 मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बन जाते हैं। ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, अब उसका आर्टिकल का हवाला देके हमें बताना है जी जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं
are elected, not OR, it's ARER, sorry, elected by direct election से होते हैं. Each voter cost one vote in their single member constituency यानी इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट या वोटिंग डिस्ट्रिक्ट में. ईच वोटर कॉस्ट वन वोट. ओके, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विन. और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुपरवाइज ये कॉन्डक्ट करती है इलेक्शन. ये इतना भी लिख दें तो ये बहुत है. फिर टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली. अब इसकी अलावा एक हेडिंग देनी है, शक एक लाइन में है क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल 52 है. तो वो कहता है द टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इज़ 5 ईयर्स. ओके, अब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली. मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर पूछा गया फिर लिखना है, अदरवाइज इसको नहीं लिखना, टाइम अपना वेस्ट ना करना. वो कहता है जी कि जो अंडर आर्टिकल 62 है उसमें जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और डुअल नेशनलिटी उसके पास ना हो अनलेस उसको परमिशन ना दी गई हो लॉ, अंडर द लॉ. अदरवाइज वो उसके बाद एक ही होनी चाहिए नेशनलिटी पाकिस्तान की. द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. 25 साल का होना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे. द कैंडिडेट मस्ट हैव अ गुड मॉरल करेक्टर एंड बी नोन फॉर इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी से जाना जाए, ऑनर से जाना जाए, गुड मॉरल करेक्टर हो और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हुआ हो और किसी जैसी डिसऑनेस्टी या करप्शन में इन्वॉल्व ना हुआ हो. और नेक्स्ट है जी कैंडिडेट्स जो हो गए वो इनफ सफिशेंट और प्रॉपर नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स के रखता हो. और जो कंडीशंस हैं इस्लामिक टीचिंग्स की ये कंपलसरी नहीं है फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स की, बट दे मस्ट हैव अ गुड रेपुटेशन होनी चाहिए. 6 पे क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी सादिक, ट्रूथफुल एंड अमीन और ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए. द कैंडिडेट ने हैज़ नॉट वर्कड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी यानी सोवरेनिटी यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोई काम ना किया गया और तो कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी ना हुआ हो. अब डिस्क्वालिफिकेशंस बार बार मैं चीज़ बेबी स्टेप्स की तरह समझाता हूँ, अगर पूछा जाए तो बताना है. तो इसमें आर्टिकल 63 और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बताएगा. वो कहता है जी डो सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकता अगर मेंबर, यहाँ पे हमने कैंडिडेट क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है कि पीछे हमने कैंडिडेट लिखा है यहाँ पे हमने मेंबर लिखा है. तो कैंडिडेट जो है वो क्वालिफिकेशंस के लिए कैंडिडेट होता है, जब वो जो है उसको क्वालिफाइड होने जा रहा होता है तब वो कैंडिडेट होता है. लेकिन मेंबर जो होता है उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है जब वो मेंबर बन चुका होता है. तो इस वजह से यहाँ पे अगर कैंडिडेट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है इफ़ द मेंबर. तो वो कहते हैं अगर मेंबर मेंटली अनफिट हो बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट को वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. द मेंबर हु डिफॉल्ट्स ऑन लोन यानी बैंक से किसी ने लोन लिया हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो वो भी डिस्क्वालीफाइड है. अब वो मेंबर जो कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वो जॉब नहीं कर सकता. अगर मेंबर वोट्स अगेंस्ट द पार्टी इंस्ट्रक्शंस इन की मैटर्स लाइक बजट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो उसको पार्टी हेड भी डिस्क्वालीफाइड कर सकता है. अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि वो ट्रूथफुल नहीं है, ट्रस्ट वर्थी भी नहीं है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड बाय लाइफ भी किया जा सकता है. और लास्ट पे अगर मेंबर ये इन्वॉल्व हो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो उसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे और 2 साल के लिए सेंटेंस टू प्रिजन उसको करेंगे. अब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अगर पूछा जाए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तो फिर इसके बारे में बताना है, अदरवाइज़ नहीं बताना. ओके, उसमें वो कहता है 53 में हम इसके सबसे पहले इलेक्शन टर्म और ड्यूटीज़ लिखेंगे और नंबर 2 पे रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में लिखेंगे. इलेक्शन टर्म्स एंड ड्यूटीज़. द नेशनल असेंबली शैल इलेक्ट्स अमंग इट्स मेंबर एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. नेशनल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है अपने मेंबर्स में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये 5 साल का है फ्रॉम द डे ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. द स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 49 के तहत अगर बोथ द प्रेजिडेंट एंड सेनेट्स चेयरमैन अवेलेबल नहीं है दैन द स्पीकर जो है नेशनल असेंबली का वो एक्ट एज अ इंटरम प्रेसिडेंट भी हो सकता है और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए जब तक प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता. तो डिप्टी स्पीकर जो है वो असिस्ट करता है स्पीकर को, लीड करता है ओवर सेशंस को उसके एब्सेंस में, और डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करता है स्पीकर की ड्यूटीज़ को व्हेन द स्पीकर इज़ अनअवेलेबल. ओके, बहुत आसान है. अब रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. जो स्पीकर होता है वो अपने रेजिग्नेशन देता है इन द हैंड राइटिंग एड्रेस टू प्रेसिडेंट में, और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपनी हैंड राइटिंग स्टेटमेंट जो देता है वो स्पीकर को देता है कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ. ओके, अब पावर एंड फंक्शंस. अब इसमें ये 6 पावर्स एंड फंक्शंस मैंने
एक्सप्लेन की हुई हैं। अब मैं बहुत कोशिश की है मैं इसको जितना शॉर्ट कर सकता करूँ, लेकिन अब इसमें मैं शॉर्ट करूँ क्या है, ये सारे ही पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या है जी, कि ये पास अमेंड या रिपील लॉज कर सकती है। फेडरल लेजिस्लेशन की जो सेनेट है वो कैन डिले तो कर सकता है, बट नॉट परमानेंटली ब्लॉक ऑल बिल्स पास्ड बाय द नेशनल असम्बली। वंस बिल इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट की तरफ जाता है फॉर असेंट विद इन 10 days। अगर प्रेसिडेंट भी उसको रिटर्न कर देता है तो नेशनल असम्बली उसको दोबारा रिपास कर सकती है विद और विदाउट चेंजेस आफ्टर दैट विच द प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव इट। अब यहाँ से देख लो नेशनल असम्बली के पास पावर कितनी है, कि अगर वो बिल सेनेट से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, अगर प्रेसिडेंट ने कहा जी कि मैं इसको रिटर्न करता हूँ, तो नेशनल असम्बली दोबारा उसको भेजेगी, रिपास कराएगी, वो फिर प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब एग्जेक्टिव ओवरसाइड क्या है जी, नेशनल असम्बली होल्ड द एग्जेक्टिव ब्रांच अकाउंटेबल थ्रू क्वेश्चंस, हायर डिबेट्स एंड कम्युनिटी इंक्वायरीज। ओके, इट कैन समन द क्वेश्चंस मिनिस्टर्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। ये समन कर सकती है जी, क्वेश्चन कर सकती है मिनिस्टर के गवर्नमेंट पॉलिसीज पे और डिसीजंस पे उनके। फिर जुडिशल पावर भी है इसके पास, कि ये प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है उसकी मिसकंडक्ट के या इनकेपेसिटी है। सॉरी यार, 2 मिनट देना। उसके बाद कहते हैं 2/3 मेजोरिटी इन अ जॉइंट सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कैन बी रिमूव थ्रू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो इसके पास जुडिशरी पावर भी हैं, इलेक्टोरल पावर भी है जी। वो क्या कहता है, जब मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असम्बली इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी पार्टी वो नेशनल असम्बली है वो इलेक्ट करती है, और नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविजनल असम्बली जॉइंटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये तीनों जॉइंटली मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। और एक चीज़ तो हमें पता है कि इट्स ऑल्सो इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने का काम भी नेशनल असम्बली करती है। अब रोल इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, ठीक है, द नेशनल असम्बली हैज़ द पावर, यहाँ पे सॉरी रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखना था, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। द नेशनल assembly has the power to amend the constitution, और a 2/3 majority of both national assembly and senate is required for amendment। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी, चेंजेस की जाएगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ नेशनल असम्बली की और सेनेट की फॉर एन अमेंडमेंट। ओके, अब रोल इन अ मनी बिल, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके पास ये बहुत एक्सक्लूसिव पावर है कि जो मनी बिल है उसकी पावर भी नेशनल असम्बली के पास है। हालांकि नेशनल असम्बली को नाम दिया गया है लोअर हाउस को, लेकिन लोअर हाउस के पास अपर हाउस से ज़्यादा पावर है। ये सेम उसी तरह जिस तरह हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन है और किंग और क्वीन है। अब किंग और क्वीन से और हाउस ऑफ लॉर्ड से पावर ले ली गई थी, और हाउस ऑफ जो है वो कॉमन्स को पावर्स दी गई थी, वो मनी बिल्स उनके पास है। सेम इस पर भी ये कि लोअर हाउस के पास पावर है मनी बिल, जैसे इसमें बोलता है नेशनल असम्बली हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स पे है, स्पेशली मनी बिल। बजट बिल जो है जी, यानी बोरोइंग पब्लिक एक्सपेंसेस, स्पेंडिंग कॉस्ट एंड कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड, यानी फंड्स, गवर्नमेंट के फंड नेशनल ट्रेजरी पे भी इसकी पावर है जी। सेनेट जो है वो अपनी रिकमेंडेशन तो उस पर दे सकता है, बट द नेशनल असम्बली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम। लेकिन नेशनल असम्बली इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ से पता लगता है कि जो मनी बिल के जो ये पावर भी है वो नेशनल असम्बली के पास ही है। तो उसका कंक्लूजन कहते थे, कंक्लूड दैट द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंट्रीज प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ मेकिंग एग्जीक्यूटिव सॉरी यार executive oversight, financial control, and representation of people. It upholds the rule of law and strengthens parliamentary democracy in Pakistan. ओके के ये जो है जी कंट्री की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है लॉ मेकिंग की, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट की, फाइनेंशियल कंट्रोल जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, और ये होल्ड करती है रूल ऑफ लॉ को, और ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान को। ओके, तो ये तो जी आज की वीडियो। तो मैं इसको जितना इजी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जितना मैं इसको डिफ़ाइन कर सका इजीली मैंने डिफ़ाइन किया, और मुझे नहीं लगता कि इतने इजी तरीके से किसी ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया हो, इतना इजी इसने
किसी ने इसको नोट डाउन किया हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स और गाइड्स देखी हैं, उसमें बहुत मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको मैंने बड़ा ही सिंपल और इजी करके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट होगी वो मैं इसका अपर हाउस जो है सेनेट उसको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आपको वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन उसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। जब आपको ये दोनों हाउसेस पता होंगे, फिर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से समझ जाओगे, और फिर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आपके लिए लिखने जब पेपर में आ गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।